बेसिक ऑफ नेटवर्किंग क्लियर है या नहीं है। तो इसमें क्या रहता है, जैसे दो कंप्यूटर्स के बीच में या कोई डिवाइसेस है जो नेटवर्किंग डिवाइसेस है उनके बीच में जो डेटा ट्रांजैक्शन हो रहा है, डेटा सेंड एंड रिसीव हो रहा है, तो उस मेथड को समझने की कई बार ज़रूरत हो जाती है कि वे टू ट्रांसफ़र द डेटा बिटवीन द डिवाइसेस एक इंजीनियर को पता है या नहीं है। अब कहीं पे प्रोटोकॉल वगैरह का लेना देना है, ब्लॉक करना है प्रोटोकॉल कौन से, तो इसकी टर्मिनोलॉजी को पूरा समझना पड़ेगा हमको कि कैसे डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है बिटवीन टू मशीन। वैसे पढ़ने का कुछ नहीं है, हमारा कुछ ऐसा नहीं है कि हम उसे डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, ये बैक एंड प्रोसीजर है, लॉजिकल कॉन्सेप्ट है। तो पूछ सकता है। हाँ, लॉजिकल है। तो एक इंजीनियर को पता होना चाहिए कि भाई डेटा का मैकेनिज्म क्या है, पूरा कैसे डेटा ट्रांसफ़र होता है बिटवीन टू मशीन। तो देखिएगा, नेटवर्किंग बहुत पहले से काम कर रही थी और जो सिस्टम्स थे वो जो ईच अदर कम्युनिकेशन कर रहे थे, तो IBM के सिस्टम है तो वो IBM के सिस्टम्स को ही आपस में कनेक्ट कर रहे थे। माइक्रोसॉफ्ट के हैं तो माइक्रोसॉफ्ट के ही आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, लिनक्स के हैं तो लिनक्स के ही, कोई ओपन स्टैंडर्ड नहीं था। जैसे कि हमारा ओपन स्टैंडर्ड होता है ना कि ये चीज़, अब जैसे AC का या फ्रिज का कोई प्लग है, वो आपके घर में कोई भी सॉकेट है उसके अंदर फिट हो जाता है, चाहे वो LG का फ्रिज ले गया हो, दिस इट कॉल्ड स्टैंडर्ड। किसी भी चीज़ का एक स्टैंडर्ड है। जैसे पैन ब्लू पैन आपका मिल गया, इनकी होती है, सही में एक स्टैंडर्ड ही हो गया उस तरह का। तो ऐसे ही जब तक कम्युनिकेशन का कोई स्टैंडर्ड ही नहीं होगा तो ये जितनी भी डिवाइसेस, कोई फ़ोन है जैसे वाईफाई सबका कनेक्ट हो जाता है, चाहे एयरटेल का राउटर लगा हो घर में, चाहे रिलायंस हो, कहीं भी वाईफाई जाओगे तो एक स्टैंडर्ड है कि इसी तरह का नेटवर्किंग चलता है। तो सबसे पहले OSI, हाँ, OSI का कॉन्सेप्ट है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट। तो इसमें क्या होता है, एक रूल है, सेट ऑफ रूल, जिसके थ्रू वो कम्युनिकेशन होता था। तो पहले OSI बनाया गया, लेकिन फिर उसके बाद आ गया TCP/IP। TCP/IP मॉडल बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे? मॉडल। TCP/IP प्रोटोकॉल भी है, ठीक है। तो ये मेजर प्रोटोकॉल होते हैं जिसके नाम पे इसका, ये जो बनाया ISO ने बनाया, एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उसने ये रूल बनाया, ये मॉडल बनाया आप कह सकते हो। और ये डॉट मॉडल है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने इसको बनाया। इसको थोड़ा क्लियर करके लिख दें, ISO ने क्या बनाया, OSI, और ये TCP/IP जो मॉडल है ये डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने बनाया। डॉट मॉडल के नाम से भी ये जाना जाता है, या कुछ लोग इसे TCP/IP मॉडल भी बोलते हैं। उधर OSI मॉडल है, OSI मॉडल इसको बोलते हैं। मॉडल मीन्स तो डिज़ाइन हो गया। तो एक नेटवर्किंग का डिज़ाइन ये है और एक नेटवर्किंग का डिज़ाइन ये है। ये पहले आया था शायद, ये है 1979 का डिज़ाइन है, लेकिन 1984 में ये इम्प्लीमेंट हो गया था। जितना भी नेटवर्किंग का कम्युनिकेशन होगा वो TCP/IP के थ्रू ही होगा, ओपन रजिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है। जैसे GSM सिम बनेंगे तो सिग्नल GSM ही चलेगा, इस तरह का इन्होंने स्टैंडर्ड बना करके तैयार कर दिया। हाँ, तो डेटा जो ट्रांसफर होता है बिटवीन द टू सिस्टम, ये इसी पे डिपेंडेंट है, इन दो मॉडल पे डिपेंडेंट है। बट हम क्या बोलते हैं, इसमें 7 लेयर होता था, इसमें 7 अलग अलग फेजेस हैं, अलग अलग, हाँ, लेयर बोलते हैं उनको। तो अभी मैं दिखाऊंगा, लॉजिकल ही है, नाम रखे हुए हैं, लॉजिकल डिवीजन ऑफ, जैसे MS ऑफिस होता है ना, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट अलग का काम है, ऐसे ही डेटा ट्रांसफर करने के लिए 7 फंक्शन है। क्या है? फंक्शन मीन्स होता है लेयर, अलग अलग चीज फंक्शन करती है, तो 7 फंक्शन होते हैं यहाँ पे, उनको यहाँ। लेकिन जब TCP/IP बना गया तो इनको छोटा कर दिया, कस्टमाइज कर दिया, इसमें 4 लेयर कर दिए। जो यहाँ पे 7 लेयर थे उनको रिड्यूस करके क्या कर दिया, हाँ,
तो कंपेयर कर लेते हैं, एक डिज़ाइन ले लेते हैं, इधर मेरे पास पीपीटी भी है, उसके हिसाब से समझ लेते हैं एक बार कि किस तरह से हमारा ये रहेगा। तो मैं पीपीटी दे दूंगा ये वाली, ठीक है। और हमने बनाया हुआ है ये कंपैरिजन है OSI में एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड लेयर। इधर ऊपर की 3 लेयर को एक ही लेयर कर दिया गया, कंबाइन कर दिया गया। ट्रांसपोर्ट रही, नेटवर्क का नाम इंटरनेट कर दिया, और ये वाली 2 लेयर भी हमारी एक ही बन गई। तो यहाँ पे आपको 4 लेयर कॉन्सेप्ट है और यहाँ पे आपका 7 लेयर कॉन्सेप्ट है। TCP IP प्रोटोकॉल सूट बोलते हैं इसको। तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे प्रोटोकॉल का कॉम्बिनेशन है इसके अंदर, बहुत सारे प्रोटोकॉल है। मतलब एक जैसे गाड़ी है उसमें भी बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, ऐसे ही इस मॉडल में भी लोड्स ऑफ प्रोटोकॉल मिलकर के काम करते हैं। तो कह रहे हैं TCP IP प्रोटोकॉल रोड में HTTP DNS पता नहीं कितने 65,000 पोर्ट हैं लगभग, ठीक है, 50,000 प्रोटोकॉल। तो जैसे जैसे आ रहे हैं नेटवर्किंग में बनते जा रहे हैं, ठीक है। तो हमें ये समझना है कि OSI मॉडल कैसे काम करता है। अगर जो आप OSI समझ लेते हो तो ऊपर की 3 लेयर का काम फिर आप इसमें काउंट करना शुरू कर दो। जो ये तीनों अलग अलग करती हैं ये एप्लीकेशन करेगी, ये अकेली अकेली करेगी, और इन 2 लेयर का काम समझ लो तो यहाँ पे सिंगल लेयर। तो ये 7 लेयर पढ़ लेते हैं, ये तो हमारी ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। भाई 3 का कॉम्बिनेशन, जब आप ये इसका काम बताते हो, इसका काम बताते हो, इसका काम बताते हो, तो आप सिंगल का बता दो। इन तीनों को इसमें ऐड कर दो ना, ये 3 वर्क। और यहाँ पे एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन अलग अलग काम कर रहे हैं। अब मैं क्या करूंगा, इधर तीनों को कंबाइन करके बता दूंगा। भाई इस तरह से आपका रहता है ट्रांसपोर्ट सेशन है। अब हम एक एक करके इनका वर्क समझ लेते हैं, क्या क्या वर्क है, ठीक है। तो अगर जो OSI लेयर पढ़ लेते हैं, TCP IP ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट थिंग हम देख लेते हैं इसके अंदर। एक क्वेश्चन है, अगर हम 3 लेयर करते हैं तो 4th ऑटोमेटिकली हो जाएगा? एक्चुअली क्या है, ये दोनों मॉडल बना करके आपके कंप्यूटर में डाले गए हैं, तो ये हम मॉडल फॉलो कर रहे हैं TCP IP वाला। अब प्रोग्रामर ने काम किया, जिसने TCP IP बनाया था ना, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने, ये तीनों लेयर को कंबाइन करके एक ही लेयर के अंदर काम डाल दिया है पूरा। तो ये जो OSI 3 लेयर काम करते हैं, यहाँ पे ये अकेला काम। OSI में मेन करके TCP ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। हाँ, कस्टमाइज कर दिया इसको, ठीक ठीक है। ये अमेरिका का मॉडल था पहले, तो ये मेरे ख्याल से साइंटिस्ट का था कुछ ऐसे करके, अब तो मैं भूल गया। तो उन्होंने क्या करा था, अपना बनाया था। फिर अमेरिका वालों का अपना रहता है कि भाई हम अपना मॉडल बनाएंगे, तो उन्होंने उसको कस्टमाइज कर दिया है थोड़ा। ये बोलते हैं हमने एरर लेस कर दिया है, उसमें ज़्यादा है, ये मॉडल ज़्यादा बेटर है। तो एक तरीके का कस्टमाइजेशन करके वो, अगर जो हम बात करें कि OSI जो करता था वही TCP IP कर रहा है, अगर जो सिमिलरिटी आप देखेंगे, बट कस्टमाइजेशन है। तो अब हम OSI ना यूज करके TCP IP यूज कर रहे हैं। हमारे सिस्टम में क्या होता है, TCP IP प्रोटोकॉल सूट होता है। तो जब हम IP एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, अगर जो आप इधर दे करके जाएंगे, ncpa.cpl कर लेते हैं, दिखा देते हैं। ये TCP IP है जो कि आपका OSI को कवर करता है। हाँ, OSI पहले बना, 7 लेयर बनाए, नेटवर्किंग चल रही थी। फिर इन्होंने क्या कर दिया, इधर आकर के एक नया मॉडल डिजाइन कर दिया। नया मॉडल डिजाइन कर दिया तो उसे कस्टमाइज कर दिया थोड़ा, बस इतना डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पर आप जाते हो ना, ये TCP IP प्रोटोकॉल यहाँ पे आपको मिलता है, इसी में आप IP एड्रेसिंग वगैरह सब कुछ करते हैं, ठीक है। तो ये आपका प्रोटोकॉल सूट है पूरा। अगर तो मैं इसको अनचेक कर दूं, यहाँ से हटा देता हूँ ऐसे सपोज दैट, तो आपकी नेटवर्किंग वर्क यानी कि TCP IP वर्क नहीं करेगा और आपकी नेटवर्किंग काम नहीं करेगा। अगर तो मैं इसको अनइंस्टॉल कर दूं प्रोटोकॉल में जाके, तो हमारे कंप्यूटर के अंदर से समझ लो TCP IP मॉडल रिमूव हो गया, और जिससे हमारा जो नेटवर्किंग का जो रूल था, प्रोटोकॉल्स का जो रूल था, वो वर्क नहीं कर पाएगा और आपकी नेटवर्किंग
परमानेंट बंद हो जाएगी। अगर जो हमारे मोबाइल के अंदर भी ये है TCP/IP डला हुआ है जिससे हमारा वाईफाई कनेक्ट होता है और नेटवर्किंग IP एड्रेस ही तो लेता है मोबाइल आपका, तो आपका जितना भी लैपटॉप, डेस्कटॉप, राउटर वगैरह जितनी भी नेटवर्किंग है, जितनी भी नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं, ये TCP/IP मॉडल पे ही काम कर रही हैं। ठीक है, क्लियर? हेलो, ठीक है सर। अब हमको ये रहता है इसके अंदर मेन जो पर्पस है वो ये है कि हमें एक एक लेयर का वर्क बताया जाए। एक इंजीनियर क्यों पढ़ता है लेयर? इसलिए पढ़ता है कि वो नेटवर्क की प्रॉब्लम्स को डायग्नोस्टिक कर सके और वो उनको अंडरस्टैंड कर सके कि कौन सी डिवाइस, कौन से प्रोटोकॉल किस लेयर पे काम करती है, और उसको वो आइडेंटिफाई कर लेगा अगर जो नेटवर्किंग रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो अंडरस्टैंड रहेगा यहाँ पे। अब मैं आपको सिंपल वे में से शॉर्टकट में बताता हूँ तरीका। इस वैसे तो बहुत बड़ा हो जाएगा अगर जो आप डेफिनेशन की बात करेंगे। मैं इमेज ओपन करता हूँ एक, उससे समझाता हूँ और वही शेयरिंग करके उससे मोटा मोटा आइडिया लगा लेंगे। ये लेयर ये करता है, ये लेयर ये करता है, ये लेयर ये करता है। लेयर को अगर पूछते थे ना, हाँ, तो लेयर का डिस्क्रिप्शन हम दे रहे हैं आपको पूरा। ठीक है, दो तरीके से पढ़ा सकता हूँ इसको, लेंथी बना सकता हूँ बहुत ज़्यादा, और एक सिंपल वे में आपको एक काम बताना है कि एप्लीकेशन लेयर वर्क ये तो लेंथी नहीं है, ऐसे चीजें बस इंटरव्यू वाला समझ गया। इंटरव्यू के हिसाब से है ना सर, आप भी समझ गया, उसमें पूछेंगे क्या रिकॉर्डिंग हो रहा है, बोलेंगे नहीं, नहीं तो रिकॉर्डिंग में आपकी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, बिल्कुल ओपन है, आप कहीं से भी थ्योरी लेंगे, फिक्स थ्योरी है, ना मेरे वर्ड्स में कुछ ऐड होना है ना उनके वर्ड्स में। ठीक है, इससे ज़्यादा शॉर्टकट कुछ नहीं हो सकता है समझने के लिए। तो देखिएगा, लेयर 1, ये एप्लीकेशन से स्टार्ट नहीं करना है आपको। अगर जो हम डेटा ट्रांजिस्ट करते हैं, दो कंप्यूटर के अंदर डेटा ट्रांसफर हो रहा है, तो सबसे पहले जो रोल है वो इसका है, तो ट्रांसमिट रो बिट स्ट्रीम ओवर फिजिकल मीडियम। एक्चुअली क्या होता है, ये डेटा जो जाता है वो 0 एंड 1 में जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में जाता है। तो ये जो काम करता है, ये डेटा ट्रांसफर का काम करता है 0 एंड 1 के अंदर, बाइनरी फॉर्मेट में। तो सपोज दैट आपकी कोई फाइल है, यहाँ पे वर्ड की फाइल है या एक्सेल की फाइल है, वो जब इस लेयर पे आती है तो वो क्या बन जाती है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल बन जाती है, 0 1 बन जाती है, और यहाँ से यहाँ। तो सबसे पहले जो ट्रांजेक्शन का काम करता है वो लेयर 1 करता है, और फिजिकल लेयर को लेयर 1 करता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, फिजिकल लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4। अब मैं ऊपर से स्टार्ट करूंगा, वैसे इसे ये 7 लेयर्स को स्टार्ट करेंगे। बट इंटरव्यू में अगर तो मेरे से ये पूछा जाता है लेयर 3 कौन है, तो लेयर 3 ये नहीं है, नेटवर्क लेयर है आपका लेयर 3। अगर जो मेरे से लेयर 1 का नाम बताओ तो मैं ये नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि डेटा ट्रांसफर में सबसे पहले यूज जो होता है वो फिजिकल लेयर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एप्लीकेशन लेयर की बात करते हैं कि ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन लेयर है, वेयर एप्लीकेशन कैन एक्सेस द नेटवर्क। तो सपोज दैट जीमेल का सर्वर है इधर, ये क्या है, या ये गूगल की वेबसाइट, ऐसे ले लेते हैं, ये एक गूगल की गूगल सर्वर है, ये मतलब वेब सर्वर है, और एक यूजर यहाँ पे बैठा हुआ है और वो गूगल को ओपन करना चाहता है। तो ये वेब सर्वर है। कैसा सर्वर है? वेबसाइट वाला सर्वर है, जिसमें वेब सर्वर की जो प्रोटोकॉल होती है वो HTTP होती है। क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो वेब सर्वर यूजेज HTTP। क्या यूज करते हैं? अब यूजर इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलता है और सीधा लिखता है http://google.com। ये एप्लीकेशन पिक्चर में आ जाता है एकदम,
और ये आपके कंप्यूटर को, यानी कि आपका कंप्यूटर एक यूजर कह लेते हैं, यूजर यहाँ पे बैठा हुआ है और यूजर को वेब सर्वर के साथ जो इंटरेक्ट करा रहा है। भाई आपने गूगल डाला तो ये वेब सर्वर है, वेब सर्वर से जोड़ने का जो काम है वो किस लेयर का है? इंटरेक्शन करना एप्लीकेशन के साथ, जिससे वो नेटवर्क पे एक्सेस कर पाए। तो एप्लीकेशन लेयर क्या करता है? इंटरेक्ट करता है यूजर को किसके साथ? एप्लीकेशन के साथ। तो आप वेब सर्वर से जोड़ रहे हैं तो वेब सर्वर से जोड़ेगा आपको, एफटीपी सर्वर से जोड़ रहे हैं तो एफटीपी, जितने भी नेटवर्किंग एप्लीकेशन है। अब एप्लीकेशन क्या है? वेबसाइट, जीमेल सर्वर हो गया या ईमेल कोई भी हो गया, ये सब नेटवर्किंग सर्विसेज है और इनके अपने एप्लीकेशन होते हैं। हर चीज का जो सर्वर होता है ना, उसका एक अपना ऐप होता है, एप्लीकेशन जो सर्वर पे चलता है, और यूजर को उसको इंटरेक्ट कराना, यूजर को उसके साथ कनेक्ट करना किसका काम हो गया? एप्लीकेशन। तो अगर जो मैं वेब सर्वर बनाना चाहता हूं तो एक सर्वर के अंदर वेब एप्लीकेशन रन करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो कौन सा प्रोटोकॉल एक्टिवेट हो जाएगा? वो HTTP एक्टिवेट हो जाएगा वहां। तो वेब सर्वर क्या होता है? एक एप्लीकेशन होता है। अगर मैं वेब सर्वर से इंटरेक्ट होता हूं तो वो कौन कर रहा है मुझे? वेब। लेकिन प्रोटोकॉल का नाम होता है, मेन क्या है? HTTP। जो वेब सर्वर जो अपने पास प्ले करते हैं या रन करते हैं वो कौन सी प्रोटोकॉल को रन करते हैं? HTTP। तो HTTP सर्वर से आप इंटरेक्ट हो रहे हैं। वेब सर्वर तो हम जानते हैं, एक्चुअली वेब सर्वर कोई चीज नहीं है, वेब सर्वर एक नाम है। जैसे आप किसी को कार को एक है तो उसके व्हील ही, लेकिन हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या बोलते हैं? उसको कार बोल रहे हैं। ऐसे ही जहां वेबसाइट चलती है उनको हम वेब सर्वर बोलते हैं, लेकिन वेब सर्वर नाम की कोई चीज नहीं होती, मेन होती है प्रोटोकॉल। तो एप्लीकेशन लेयर की बहुत सारी प्रोटोकॉल हैं, जैसे HTTP, आपने सुना होगा FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जितने भी ये चीजें हैं, SMTP, वो मेल ट्रांसफर करने का काम करता है, ये सब एप्लीकेशन लेयर की प्रोटोकॉल है। आप अगर तो ये नहीं कहना चाहते वेब सर्वर है तो मैं क्या बोलूंगा? मेरा HTTP सर्वर है। अब देखो FTP के केस में प्रोटोकॉल भी FTP है और उसका नाम भी FTP है। FTP सर्वर नाम क्या हो गया? FTP सर्वर। और कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है? FT ही प्रोटोकॉल है, FTP। तो उसका नाम उसके प्रोटोकॉल के बेसिस पे रख दिया, फाइल ट्रांसफर। लेकिन वेब सर्वर का नाम हमने उसके प्रोटोकॉल के बेसिस पे नहीं रखा, उसका नाम प्रोटोकॉल HTTP है, लेकिन वेबसाइट कहते हैं इसलिए वेब सर्वर बोल देते हैं। अगर जो कोई पर्सन HTTP सर्वर बोल रहा है तो दैट मीन्स वेब सर्विसेज की वहां बात कर रही है, वेब एप्लीकेशन की ही बात, वेब एप्लीकेशन की बात हो रही है, जो वेबसाइट इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर जो आप एक्सेस कर रहे हैं। तो इस तरह से सिंपल डेफिनेशन है, इंटरेक्शन करता है किसका? यूजर का और उस एप्लीकेशन का जिसके साथ वो इंटरेक्ट हो रहा है। प्रेजेंटेशन लेयर बहुत सिंपल है, 3 काम लिख लो आप प्रेजेंटेशन लेयर के। नंबर 1, डेटा रिप्रेजेंट करना, ये समझा देंगे अभी 1 बाय 1। कंप्रेशन करना डेटा का, और डेटा का इंक्रिप्शन करना या क्रिप्टोग्राफी कह सकते हैं। क्रिप्टोग्राफी सिक्योरिटी कौन से लेयर पे काम करती है? प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर काम करती है। डेटा रिप्रेजेंटेशन, डेटा कंप्रेशन और डेटा इंक्रिप्शन। और इंक्रिप्शन के ब्रैकेट में डाल देना क्रिप्टोग्राफी। पब्लिक की प्राइवेट की जो चलती है, इंक्रिप्शन उन्हीं के बेसिस पे चलता है वो सब। मतलब इंक्रिप्शन तो टेक्निकल पर्सन तो समझ ही आता। अब जैसे ये सिस्टम है, ये सिस्टम है, आपका डेटा नेटवर्किंग के थ्रू यहाँ से यहाँ मूव करेगा, जाएगा ना। जैसे इंटरनेट से आप कोई फाइल डाउनलोड कर रहे तो आपके पास आ रही है। अब सपोज दैट वो यहाँ पे MP3 फाइल थी, एक्सटेंशन तो समझते हो, MP3 JPG एक्सटेंशन जो होते हैं फाइल के। अब जैसे ये फाइल चली यहाँ से यहाँ वाया इंटरनेट ही समझ लो, कैसे भी समझ लो, तो फाइल थोड़ी आती है, वो तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में ट्रांसफर होता है, 0 एंड 1 में ट्रांसफर होता है डेटा, एक कंप्यूटर से बाइनरी फॉर्मेट में जाता है। तो केवल में तो 0 एंड 1 बिट्स ट्रांसफर होंगी,
कोई फाइल थोड़ी चलेगी कि फोटो जा रही है उसकी वहां से वहां पे। अब फाइल यहाँ जब पहुंचेगी तो यहाँ से क्या सेंड किया गया है, तो यहाँ MP3 बनना चाहिए या कुछ और बन जाना चाहिए? अरे यहाँ से MP3 भेजा, यहाँ फोटो बन जाए तो वो सॉन्ग चलेगा? तो डेटा फॉर्मेट चेंज हो गया। तो डेटा को रिप्रेजेंट करना यानी कि जिस एप्लीकेशन में बना है वही फॉर्मेट उसको असाइन करना। हाँ, जब वो डेटा बिल्ड होएगा, भाई 5 GB की फाइल है, 5 GB एक मूवी है, एक वीडियो है, वो ऐसे थोड़ी आती है 5 GB एक साथ उठ के आती है, KBPS MBPS थोड़ा थोड़ा आता है वो, फिर वो इकट्ठा होकर के एक फाइल बनती है। और फिर फाइल जब बन गई है तो उसको एक अपना रूप भी लेना चाहिए, हिंदी में बता रहे, यहाँ पे उसको फॉर्मेट बोलते हैं। तो अगर जो वीडियो है तो वीडियो ही बने, वीडियो की वर्ड फाइल थोड़ी ना बन जाएगी इधर। अगर जो वीडियो की वर्ड फाइल बन गई तो फिर तो मेरे लिए या किसी और फॉर्मेट में चली गई, वो पिक्चर है तो मूवी चलनी चाहिए ना उससे, या जो। तो प्रेजेंटेशन लेयर रिप्रेजेंट द डेटा किसके अंदर, सेम फॉर्मेट के अंदर। फॉर्मेट बोलिएगा इसको, फॉर्मेट मतलब जिसमें आपने भेजा हो, जिसमें वो डिजाइन है, जिसका वो एक्सटेंशन है, वो हो गया। अगर जो आपको फॉर्मेट बदल गया, अरे मैंने आपको फोटो भेजा, फोटो की बन गई वर्ड फाइल, तो वो फिर डेटा मेरे किसी, अब वो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वो कुछ और ही फॉर्मेट ले लिया जो समझ में ही नहीं आ रहा। कई बार आप फाइल खोलते होंगे, वो कुछ 0011 बन जाते हैं और कुछ बॉक्सेस बन जाते हैं, तो वो समझ में आता है आपको? तो डेटा अपना सेम फॉर्मेट में ही रिप्रेजेंट हो। डेटा पे कंप्रेशन लगा देता है, कभी छोटा होकर के जाओ, ज्यादा बड़ा साइज रखेगा तो जितना कंप्रेस कर सकता है उतना कंप्रेस कर लेता है। उससे क्या होगा, जो डाउनलोड हुआ है वो जल्दी हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा थोड़ा सा, तो फिर। और डेटा सिक्योरिटी की तो बात यहाँ पे रहेगी। अगर जो इधर पासवर्ड था उधर पासवर्ड भी वैलिडेट होना चाहिए, या एन्क्रिप्शन है या कोई चीज है तो वो चीज वैसे की वैसे रहनी चाहिए। तो एप्लीकेशन लेवल की सिक्योरिटी होगी और एन्क्रिप्शन, ठीक है। तो इसके 3 ही काम है, डेटा कंप्रेशन, डेटा एन्क्रिप्शन और डेटा रिप्रेजेंटेशन। जितने भी फॉर्मेट है वो इसी पे ही काम करते हैं। फॉर्मेट मतलब .jpg, .mp3 या कोई भी है तो जितने भी फॉर्मेट है वो इसी लेयर पे काम करते हैं। हम सेशन लेयर की बात कर रहे हैं। मेंटेन द कनेक्शन एंड इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग पोर्ट एंड सेशन। सेशन एस्टेब्लिश करना। अब मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, जब तक आप यस नहीं करेंगे, आप मेरे साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं करेंगे, तब तक मेरे बात कहने का कोई मतलब नहीं है। तो जब कोई कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को डेटा ट्रांसलेट करना चाहता है, डेटा ट्रांसफर करना चाहता है, तो पहले सेशन कनेक्ट होना चाहिए। भाई आपके पास 50 डिवाइस है, ये आपस में केबल के थ्रू तो कनेक्टेड है, लेकिन इनका कोई सेशन नहीं बन रहा है। इनका कोई अभी डेटा ट्रांसफर के लिए कोई सेशन नहीं होता है। हाँ, केबल है, सभी कंप्यूटर्स में आपस में कनेक्टेड है, तो कनेक्शन तो हो गया। लेकिन जब तक अगर जो ये इसको डेटा ट्रांसफर करने के लिए क्या बनाना पड़ता है, इसको एक सेशन जनरेट करना पड़ता है। चलो हम डेटा ट्रांसफर शुरू करेंगे, तो पहले एक रिक्वेस्ट भेजेगा, रिक्वेस्ट भेजने के बाद वो एक्सेप्ट होनी चाहिए। अगर तो वो सेशन बनाने के लिए रेडी है तभी नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो पोर्ट वगैरह इसी पे काम करते हैं। तो मैं तो सिंपल वर्ड बोलता हूँ, मेंटेन द सेशन, सॉरी क्रिएट द सेशन, मेंटेन द सेशन एंड एंड द, एंड भी तो करना है, टर्मिनेट भी तो करना है। जैसे डेटा ट्रांसफर हो गया तो उसे फिनिश भी करना है। 3 काम हो गए। डायलॉग कंट्रोल हो गया इसी में, आपका जो बातचीत हो रही है उनकी, हाँ मैं तुमको पोर्ट वगैरह ये सब हो गया, ठीक है, डायलॉग कंट्रोल भी बोला जाता है। तो ये सब जो फंक्शनैलिटी है वो किसकी है, सेशन लेयर की। और क्रिएट, मेंटेन एंड एंड द सेशन। अब इसमें 3 मोड होते हैं सेशन के। कितने होते हैं? नंबर 1 होता है हाफ डुप्लेक्स, ठीक है, डुप्लेक्स मोड भी बोल देते हैं। एक होता है सिंप्लेक्स और एक होता है आपका हाफ डुप्लेक्स, एक होता है फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स में क्या होता है, एक डिवाइस दूसरे डिवाइस को डेटा भेजती है,
और उसकी कोई बात नहीं सुननी, मैंने भेज दिया, बात खत्म हो गई। हाफ डुप्लेक्स में पहले एक डिवाइस सेंड करती है वॉकी टॉकी की तरफ, फिर वो दूसरी तरफ से भेजता है, फिर ये की तरफ से, यानी कि जो हब डिवाइस होती थी हमारी, हब, वो हाफ डुप्लेक्स होते हैं, वो फुल डुप्लेक्स नहीं होते। हब से कोई सिस्टम डेटा भेजना चाहता है तो पहले एक सिस्टम भेजेगा, जब वो अपना काम फिनिश कर लेगा तब स्विच भेजेगा, सॉरी तब दूसरी डिवाइस भेजेगी। लेकिन जो स्विच है, जो आज की जनरेशन में नेटवर्किंग डिवाइसेस यूज की जाती है स्विच, ये फुल डुप्लेक्स मोड में भी काम करते हैं और इन्हें हाफ डुप्लेक्स में भी चेंज किया जा सकता है। तो फुल डुप्लेक्स का मतलब होता है सेम डिवाइस मल्टीपल सेंडिंग एंड रिसीविंग, हाँ एक टाइम पे सेंड भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है, इससे नेटवर्किंग हमारी फास्ट होगी। तो स्विच वर्क किस मोड में, फुल डुप्लेक्स मोड में काम करते हैं, लेकिन उसको रेस्पॉन्सिबल कौन है, सेशन लेयर। ठीक है, तो सेशन लेयर मोड मैंने बताया आपको, और मैंने ये भी बताया कि आपका क्या सेशन लेयर का वर्क क्या है, क्रिएट, मेंटेन एंड द सेशन। अब ये वाले 3 लेयर का जो काम है उधर टीसीपी आईपी में, हाँ अगर तो मुझसे पूछता है कोई टीसीपी आईपी में एप्लीकेशन लेयर का काम है, तीनों को कंबाइन कर दो, इंटरेक्शन द यूजर, डेटा रिप्रेजेंटेशन भी वही कर रहा है और सेशन कंट्रोल भी वही कर रहा है। तो ये तीनों डेफिनेशन कंबाइन करके आप बता दो, एप्लीकेशन लेयर हो गया। लेकिन इधर एप्लीकेशन का जो है ओएसआई लेयर के हिसाब से जब कोई पूछता है तो वो सिर्फ इंटरेक्ट द यूजर, प्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंट द डेटा एंड सेशन, क्रिएट एंड मेंटेन द सेशन। ठीक है, तो ओएसआई लेयर में एप्लीकेशन लेयर तीनों चीजों के लिए रेस्पॉन्सिबल है, लेकिन यहाँ हर एक लेयर की अलग एक फंक्शनैलिटी देखने के लिए, जो यहाँ 3 लेयर काम कर रहे हैं वहां ये सिंगल काम कर रहा है टीसीपी आईपी में। क्लियर, ठीक है, तो तीनों को कंबाइन करके हम इधर क्या बना दिया, एप्लीकेशन किसके अंदर, टीसीपी आईपी मॉडल के। ठीक है, तो यहाँ की तीनों डेफिनेशन इसमें कंबाइन हो गई और कुछ नहीं हुआ है। अब यहां तक डेटा डेटा ही रहता है, डेटा में कोई चेंज नहीं आता है। पहली चीज आप याद रखेंगे, इनको अपर लेयर भी बोला जाता है। लेकिन जैसे ही डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर पे पहुंचता है तब डेटा डेटा नहीं रहेगा, अब डेटा एनकैप्सुलेशन शुरू होगी, डेटा को ब्रेक किया जाएगा और एवरी लेयर ऐड द सम इंफॉर्मेशन, हर लेयर अपनी कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए शुरू। भाई पहले क्या करते हो, एक लेटर लिखते हो, जब लेटर कंप्लीट लिख जाता है तो लेटर पे फिर एड्रेस डाले जाते हैं, कहाँ जाना है। अभी हमने 3 लेयर पे देखा तो डेटा डेटा ही रहा, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। भाई एप्लीकेशन लेयर ने इंटरेक्ट कर दिया, डेटा था, प्रेजेंटेशन लेयर रिप्रेजेंटेशन के लिए तैयार हो जाएगा जब वहां पे डिलीवर होएगा, और सेशन लेयर कह रहा है मैं कनेक्ट करने का काम करूंगा जब आपका डेटा ट्रांजेक्ट शुरू करेंगे, किसको भेज रहे हैं। तो ऊपर के 3 लेयर में तो कोई मॉडिफिकेशन डेटा रिलेटेड देखने को लिए नहीं मिल रहा, लेकिन जैसे ही ट्रांसपोर्ट लेयर पे आता है तो यहाँ पे सबसे पहले डेटा को सेगमेंटेशन हो जाती है। क्या होता है, हाँ, डेटा को छोटे हिस्सों में तोड़ दिया जाता है, ब्रेक शुरू हो गया, क्योंकि 5 GB की फाइल एक साथ तो ट्रांसफर होने वाली नहीं है। तो इधर डेटा को छोटे छोटे हिस्सों में, इसे सेगमेंट बोलते हैं। नहीं जाता नहीं है, सिर्फ कनेक्शन बनाने का काम करता है, डेटा में कोई चीज। सेशन लेयर तक तो 2 कंप्यूटरों की आपस में बातचीत की टॉकिंग सिस्टम है। मैं तुम्हें डेटा सेंड करना चाहता हूँ, यू आर रेडी, वो कह रहा नहीं मैं तो रेडी नहीं हूँ, तो वेट करता हूँ। मैं तुमको टेलीफोन कर रहा हूँ, जब तक तुम फोन नहीं उठाओगे तब तक हमारा सेशन एस्टेब्लिश नहीं होएगा और मैं तुमको कुछ सेंड नहीं कर पाऊंगा। तो कनेक्शन जो बनाने का जो काम है वो किसका है, सेशन लेयर का। डेटा से कोई लेना देना नहीं है उसका, ठीक है, डेटा को कोई नहीं, वो तो कनेक्शन एस्टेब्लिश बिटवीन द टू। लिखा है ना, मेंटेन द कनेक्शन, रेस्पॉन्सिबल कंट्रोलिंग पोर्ट, किस पोर्ट का डेटा है, कहाँ जाना है, वो वाली का पोर्ट भी डिस्कशन करेंगे अभी। तो ये जो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर पे जब डेटा आ जाता है
तो डेटा इनकैप्सुलेशन शुरू होती है और डेटा को छोटे छोटे सेगमेंट में ब्रेक कर दिया जाता है। अब जो डेटा सोर्स टू डेस्टिनेशन जाएगा, यहां से यहां ट्रांसपोर्ट जो होगा वो कौन देगा? नाम ही ट्रांसपोर्ट है, ट्रैवल कराएगा। ये किसके थ्रू? दो प्रोटोकॉल है जो डेटा ट्रांसमिट करती है। मतलब ये ट्रक समझ लो, ट्रक में सामान रख के जाएगा ना, तो आपके पास ऑप्शन क्या है? दो ट्रक है, एक टीसीपी वाला ट्रक है और एक यूडीपी वाला। डेटा जाने को तैयार है, लेकिन अगर जो टीसीपी और यूडीपी यानी कि दोनों ट्रक मना कर देते हैं, हम तो नहीं लेके जा रहे, तो आपका डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक नहीं पहुंचेगा। सम एप्लीकेशन यूजेस बोथ। ऐसे समझ लो, एक ट्रक है मेरे पास, दो ट्रक है मेरे पास, फ्रिज में लेके जाऊंगा ट्रक 1 से, और तुम्हारा दूसरा सॉफ्ट सामान है मैं दूसरे ट्रक से लेके जाऊंगा। तो डेटा का टाइप अगर जो अलग अलग है, तो एक एप्लीकेशन मतलब दोनों प्रोटोकॉल को यूज कर लेता है अपना डेटा ट्रांसमिट करने के लिए। लेकिन कुछ एप्लीकेशन रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। प्रोग्रामर जिसने अपना प्रोग्राम बनाया होगा कि मेरा नेटवर्किंग का डेटा इस तरह से ट्रैवल करेगा, जिसने एप्लीकेशन सर्विस बनाई होगी, उसने ये डिसाइड किया होगा ये डेटा टीसीपी से जाएगा या यूडीपी से जाएगा। तो हम डिसाइड नहीं करते हैं, ये प्रोग्राम डिसाइड करता है कि मैं अपना डेटा जब ट्रांसफर करूंगा तो टीसीपी के थ्रू जाऊंगा या यूडीपी। जैसे वॉइस है, वॉइस में कभी टीसीपी यूज नहीं कर सकते, यूडीपी यूज करते हैं। उसका कुछ रीजन है, वो भी जानना पड़ेगा। भाई टीसीपी और यूडीपी में क्या डिफरेंस है, क्यों आप टीसीपी ले रहे हो डेटा ट्रांसफर के लिए? तो जहां पे डेटा गारंटी डिलीवर चाहिए, लॉसेस नहीं होना चाहिए, अगर जो डेटा पहुंचने में फेल हो गया तो दोबारा ट्रांसमिट कराता है टीसीपी, रीट्रांसमिशन। लेकिन यूडीपी कहता है भेज दिया, पहुंचा नहीं पहुंचा, मैं कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजता हूं, गया तो गया, लॉस्ट हो गया तो। अब वॉइस में यही चीज है, अगर जो आप किसी की वॉइस टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू आती है, टावर से आती है, फोन के थ्रू आती है, अगर जो वॉइस लॉस्ट हो जाती है तो वो रीट्रांसमिट नहीं करता है वॉइस को। अगर जो रीट्रांसमिट करेगा तो वॉइस तो कम से कम 5 बार सुनाई देगी, कुछ ब्रेक हुई, फिर वापस पैकेट भेजे जाएंगे वॉइस के, नहीं समझे? तो जानबूझ करके हम वॉइस के अंदर टीसीपी नहीं ले सकते, नहीं तो वॉइस में रिपीटेशन आ जाएगा, जितनी वॉइस लॉस्ट होया करेगी फिर दोबारा से भेजेगा। ये तो प्रॉब्लम हो गई कि आपको एक आदमी की वॉइस कभी कम, कभी ज्यादा, कभी कुछ, जो ब्रेकेज ज्यादा रहता है, देख रहा होगा आपने, रीट्रांसमिट नहीं आता है कभी, जो लॉस्ट हो गया वो हो गया, आपको दोबारा ही बोलना पड़ता है। लेकिन जब हम कहीं से फाइल डाउनलोड करते हैं या कुछ डेटा ट्रांसफर आ रहा है, वो ऑटोमेटिकली उसको रीट्रांसमिट करता रहता है। जब हम मूवी डाउनलोड कर रहे हैं तो वो कनेक्शन फेल होना एक अलग चीज है, लेकिन अगर जो बीच में कोई डेटा लॉस हुआ होगा, वो डेस्टिनेशन नहीं पहुंचा और कनेक्शन स्टेबल है, तो रीट्रांसमिट करने की उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो टीसीपी ज्यादा रिलायबल प्रोटोकॉल है यूडीपी से, लेकिन जहां पे रीट्रांसमिट बार बार कराओगे तो वो स्लो होएगा, जहां पे एक्नॉलेजमेंट नहीं देना वहां पे फास्टर होएगा। तो यूडीपी फास्टर है जबकि टीसीपी स्लो है, समझ रहे नहीं? वो रिलायबल है या अनरिलायबल है, समझ नहीं? तो आप कह सकते हैं टीसीपी एक्नॉलेजमेंट भी सेंड करता है और यूडीपी नहीं करता है। और भी डिफरेंस बताते हैं आपको, टीसीपी 3-वे हैंडशेक है और यूडीपी 2-वे हैंडशेक है। वो भी दिखा देंगे आपको किस तरह से है। एक सिन पैकेट जाता है, फिर वो एक्नॉलेज करता है, फिर वो कंफर्म करता है, तब डेटा ट्रांसमिट होता है। ये गया, उसने बोला मैं डेटा ट्रांसफर कर सकता हूँ, बोले हाँ कर दो, उसने भेज दिया, अब पहुंचा नहीं पहुंचा, कनेक्शन स्टेबलिश 2-वे में यहाँ पे आपका हो जाता है। 2 पैकेट ही, उसमें 3 पैकेट के बाद डेटा ट्रांसमिट होता है, एक्नॉलेज करने के बाद अच्छा आप रेडी हो, हाँ मैं रेडी हूँ, पूरा कंफर्मेशन ले लेता है शुरू में। तो 3-वे या 2-वे हैंडशेक का प्रोसेस है। तो हाँ, एक पीवीडी और भेज दूंगा, एक बार रिव्यू कर लेना, जैसे टीसीपी यूडीपी डिफरेंसेस, बहुत सारी बातें आ जाएंगी, प्रोटोकॉल आ जाएंगे, ठीक है? यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल और ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है डेटा ट्रांसपोर्टेशन देना, और 2 उसके पास प्रोटोकॉल है, और कुछ एप्लीकेशन दोनों भी यूज करते हैं, ठीक है? जैसे एक्टिव डायरेक्टरी है हमारी,
वो दोनों यूज करती है। DSCP सिर्फ UDP यूज करता है। तो ये तो हमें पढ़ना पड़ेगा भाई कि कौन सा एप्लीकेशन है और वो कौन सा ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल यूज करता है। अगर जो आप कोई एप्लीकेशन कॉन्फ़िगर कर रहे हैं और आपको उसकी नॉलेज है तो उसका आपको ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल भी पता होना चाहिए कि TCP है या ठीक है। उससे आपको पता लग जाएगा ये रिलायबल है या अनरिलायबल है, इसका ट्रांसलेशन। अब वो इसका तो UDP भी रहता है, उसका कभी रिलायबल कर ही नहीं सकते आप, जानबूझ करके रिलायबल नहीं कर सकते। जैसे वीडियो होते हैं आपके जो लॉस्ट हो जाते हैं, जैसे आप ऑनलाइन वीडियो देखते हैं वो कभी रिपीट सीन नहीं होता है, जो निकल गया वो निकल गया, क्योंकि उसका रिपीट का कोई मतलब है नहीं, मतलब पता लगेगा वो वीडियो बार बार ही चलता रहेगा। हाँ। तो इस तरह से तो कुछ जगह हम UDP यूज। नेटवर्क लेयर की बहुत अच्छी फंक्शनैलिटी है इसकी भी। यहाँ पे डेटा सेगमेंट बन गया था ना, यहाँ पे पैकेट बन जाएंगे अब छोटे छोटे, यहाँ पे पैकेट बन जाते हैं आपके, यहाँ पे छोटे छोटे हिस्सों में टूट रहा था, यहाँ पे सेगमेंट बोलेंगे और यहाँ पे पैकेट बन जाते हैं आपके। डिसाइड द फिजिकल पाथ द डेटा विल टेक, यही आपका राउटर काम करता है। राउटर जो डिवाइसेस है वो यहाँ पे काम करती है नेटवर्क लेयर के ऊपर, और डेटा फ्रेगमेंटेशन करना इसका काम है। डेटा आया तुम इधर जाओ, तुम इधर जाओ, तुम इस रूट पे जाओ, तुम इस रूट पे जाओ, पाथ लिखा है ना, तो डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क में डेटा फैलाना, उसका फिजिकल पाथ डिसाइड करना, डेटा किस IP से था, किस IP पे जाना है, ये सब IPC लेयर पे काम करता है आपका। जो राउटिंग वगैरह चलती है ना डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क में, वो इसी लेयर पे काम करती है। तो इट इज सिंपल डेफिनेशन, डिफाइंड फॉर्मेट ऑफ डेटा, ओ सॉरी, डिसाइड द फिजिकल पाथ द डेटा विल टेक प्लेस। ठीक है, पैकेट बन जाते हैं। अब आ गई हमारी किसकी बात, डिफाइन द फॉर्मेट एंड डेटा ऑन द नेट। एड्रेस स्कीमिंग होती है यहाँ पे, हाँ फ्रेम बनता है यहाँ पे। क्या बनता है, जो मैक एड्रेस होता है ना वो भी डाला जाता है यहाँ पे। स्विच वर्क करता है यहाँ पे, जो स्विच डिवाइस होती है, और हब तुम्हारा फिजिकल पे काम करता है। ठीक है, और यहाँ पे कौन काम करेगा, स्विच। अब इसके दो सब लेयर हैं, अगर जो इस लेयर की बात करें तो इसके दो छोटे छोटे पार्ट भी हैं, एक तो मैक और एक LLC, लॉजिकल लिंक कंट्रोल और मीडिया एक्सेस कंट्रोल। दो सब लेयर हैं इसके, ये दो पार्ट है, दो सेगमेंट है इसके भी अंदर। हाँ, कई बार इंटरव्यू पूछ लेता है सब लेयर्स बताइए डेटा लिंक के, तो LLC और मीडिया एक्सेस कंट्रोल मैक मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, स्विच वर्क ऑन फिजिकल लेयर एंड फ्रेम बनता है, और फ्रेम 64 बाइट से लेकर के 1518 बाइट का ही बनता है। कितने सर, 64 से 64 फ्रेम का साइज अगर जो पूछ रहा है तो 64 बाइट से 1518 बाइट का मैक्सिमम साइज होता है। इससे बड़ा अगर जो फ्रेम बन गया तो स्विच डिस्कार्ड कर देगा, उसको बनाता ही नहीं, सामने वाली डिवाइस एक्सेप्ट भी नहीं करेगी, क्योंकि ओपन स्टैंडर्ड है बिल्कुल कि मैक्सिमम साइज फ्रेम का जो हो सकता है वो 1518 बाइट का ही होता है। ठीक है, 64 बाइट मिनिमम, मैक्सिमम 1500। सिस्को डिवाइस 1522 बाइट का बना लेती हैं सिस्को डिवाइसेस, लेकिन ऐसा हुआ एक स्विच मेरा सिस्को का लगा हुआ है, दूसरा स्विच HP का लगा हुआ है, तो HP वाला एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि वो 1518 बाइट से मैक्सिमम सपोर्ट नहीं करेगा, और स्विच को स्विच भेजेगा 1522 बाइट का 1522। तो अगर जो सिस्को डिवाइसेस है सारी, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, आपके यहाँ तो बहुत अलग अलग वेंडर की डिवाइसेस है, तो इसलिए हमें 1518 बाइट पे ही सब कुछ चलाना चाहिए। तो ज्यादा 1522 बाइट का बनना, 4 बाइट कितना आ गया 1518, और तो मैंने कहा 4 बाइट ज्यादा हो रहा, तो इससे कुछ नहीं होना। लेकिन सिस्को डिवाइस की कैपेबिलिटी है कि वो फ्रेम को 1522 बाइट के फ्रेम को भी ट्रांजिट करता है। लेकिन IEEE स्टैंडर्ड जो है
वो 1518 बाइट पे ही सेट है और मैक्सिमम हम IEEE स्टैंडर्ड ही यूज कर रहे हैं नेटवर्क में। ठीक है, फिजिकल लेयर का तो कुछ काम नहीं है, बिट्स बना देगा, 0 एंड 1 में डेटा ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। तो ये 7 लेयर्स की डिस्क्रिप्शन थी और अगर जो आप जाएंगे तो इसमें आपको और नीचे जाते हो आप थोड़ा सा की साइड, तो एप्लीकेशन यूजर सॉफ्टवेयर वेब ब्राउजर जो कहानी मैंने सुनाई थी वो थोड़ा डिस्क्रिप्शन में इन्होंने, मैं वेब का एग्जांपल दे रहा था ना, बिल्कुल क्लाइंट ईमेल का बता रहा था और बात किसकी कर रहा था, SMTP की बात कर रहा था। तो आप इनसे मैं लिंक शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप पे या चैट पे, मतलब ये तो आप ऐसे ही डालो गूगल पे OSI लेयर, कहीं भी किसी भी लिंक को क्लिक कर लो, ठीक है, इसकी बड़ी छोटी डेफिनेशन थी वो ऊपर ही है, इससे ज्यादा छोटा क्या लो, नहीं मैं वही कह रहा हूँ, ये सबसे छोटी है, हाँ। ये बेटर है। यही सुनना चाहता है, इतना लंबा थोड़ी सुनाओगे किसी को आप, वो काम पूछेगा मैं काम बता दूंगा, बात खत्म हो गई। अब वो ये पूछ सकता है कुछ एग्जांपल दे दो कौन वेब एप्लीकेशन का, तो बता दूंगा HTTP FTP ये जो लिखे हुए हैं, लेकिन इंटरव्यू के 3 क्वेश्चन होते हैं OSI लेयर से। क्या होता है, एक तो हो गया नॉर्मल क्वेश्चन कितने लेयर है, ये तो काउंटिंग का है, ये तो पता ही है, साथ पढ़े हैं आपने। 3 चीजें ज्यादा पूछता है लेयर का, एक तो वर्क, मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ, एक तो वर्क, भाई किस लेयर का क्या काम है, जैसे उसने पूछा अच्छा प्रेजेंटेशन लेयर का काम बता दो, वो ये थोड़ी पूछता है कितने लेयर है सबके नाम बताओ, कोई पूछ लिया ये बेसिक में ज्यादा आता है। तो पहली चीज है वो आपसे ज्यादा पूछेगा, अच्छा ये बताओ ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या काम, ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे कौन सी प्रोटोकॉल, यानी कि एक तो वर्क इंपोर्टेंट हो गया, एक हाँ प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रोटोकॉल ब्लॉक किए जाते हैं फायरवॉल वगैरह पे, या ऑलरेडी ब्लॉक है तो कैसे ओपन कर पाओगे जब तुम्हें पता ही नहीं हमारे लेयर का प्रोटोकॉल कौन है। वहाँ ये थोड़ी लिखा रहता है DNS ब्लॉक करो, वहाँ लिखा रहेगा ये प्रोटोकॉल और ये पोर्ट नंबर ब्लॉक करो, वहाँ वेब सर्वर नहीं लिखा रहेगा, वहाँ HTTP लिखा रहेगा, नहीं समझे। और ये लेयर कौन से लेयर पे प्रोटोकॉल काम कर रहा था एप्लीकेशन, या ये आपको पूरा आइडिया होना चाहिए कहाँ पे सिक्योरिटी इसकी लग जाएगी, है ना। ये पूरा डिस्क्रिप्शन हो गया, तो वर्क हो गया लेयर का, एक प्रोटोकॉल हो गया, एक हो गया डिवाइस। डिवाइस भैया ये बताओ, वो पूछ सकते हैं तुमसे, सिंपल सी एक चीज है यहाँ पे कि ये बताओ फिजिकल लेयर पे कौन सी डिवाइस काम करती है, या राउटर कौन से लेयर पे काम करता है। वैसे ये सिस्को वालों की ज्यादा खींचातानी होती है, जो सिस्को प्रोफाइल से होते हैं, CCNA CCNP वाले फायरवॉल वाले, उनकी खिंचाई ज्यादा होती है इसमें, वो जो पूछते ही पूछते हैं क्योंकि उसको फायरवॉल है राउटर है, स्विच भी हम मैनेज नहीं करेंगे, हमारा तो सर्वर रिलेटेड ज्यादा टास्क है, लेकिन फिर भी जानकारी होना बहुत जरूरी है क्योंकि फायरवॉल वाले कुछ और बताएंगे आपको, तो अगर जो नॉलेज नहीं है तो आप उनसे बात नहीं कर पाएंगे, वो कुछ ही बताएंगे तो आपको माननी पड़ेगी और हो सकता है उनके एंड की प्रॉब्लम हो और वो आपके ऊपर डाल दो, तो इसलिए नॉलेज होना जरूरी है। डिवाइस हो गया एक, और डेटा एनकैप्सुलेशन, तो डेटा एनकैप्सुलेशन में दिखा देता हूँ क्या होती है, वो सम पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो ऐड हो रही है डेटा के साथ, एवरी लेयर एडेड द सम इंफॉर्मेशन, उसको पैकेट बन रहे हैं, फ्रेम हो रहा है, वो जो डेटा ब्रेकेज हो रहा है, एडिंग द इंफॉर्मेशन हो रहा है, इसको डेटा एनकैप्सुलेशन बोलते हैं। अब ये फ्रेम बताया ना 1518 बाइट का, ये सब एड्रेस डल रहा है, सब डेटा में जो चेंजेस आ रहे हैं उनको डेटा एनकैप्सुलेशन कहते हैं। तो एक बार डेटा एनकैप्सुलेशन भी देख लेते हैं, उसमें डेफिनेशन मिल जाएगी, उसमें डिवाइस, एक इमेज आपको मैं दिखा देता हूँ, उसमें सारा कुछ एक ही चीज जगह एक ही प्लेस पे मैं आपको दे देता हूँ। तो इमेजेस थ्योरेटिकल है पूरा, प्रैक्टिकल इसमें कुछ नहीं। कुछ भी जैसे ये भी ले सकते हैं, छोटी छोटी डेफिनेशन है, ये बता रहे हैं डेटा सेगमेंट हो गया, पैकेट बन गया, फ्रेम बन गया, बिट्स में कन्वर्ट हो गया, समझ रहे नहीं, ये डेटा एनकैप्सुलेशन का ही पार्ट है। ये और आप देख सकते हैं, ये सब पहले 3 लेयर पे डेटा ही है, सेगमेंट, पैकेट, फ्रेम, बिट्स,
आप इधर देखेंगे तो एप्लीकेशन लेयर, डेटा सेगमेंट, ये सब है। ठीक है, अब मैं OSI लेयर, प्रोटोकॉल एंड डिवाइस डाल देता हूँ। प्रोटोकॉल एंड डिवाइस, ये और थोड़ा ब्रीफ में आ जाएगा, वो बताएगा कि ये वाला प्रोटोकॉल है, इस लेयर पे काम करता है, ये थोड़ा और आपको मिल जाएगा। जैसे ये DNS, ये सब प्रोटोकॉल आ गए। ठीक है, और राउटर, फायरवॉल, सब ये इंटरनेट लेयर पे काम करती हैं। और IP, ICMP प्रोटोकॉल है ये सब। लेयर 2 पे मैक, RARP, इसमें लिखा है स्विच, लेयर 2 पे काम कर रहा है। अब हमारा फिजिकल लेयर पे, लेयर 1 लिखा है इन्होंने, इधर लेयर 2, लेयर 3, समझे? तो ये सब आपको याद ही रखना रहेगा, ये तो रटने वाली चीज होगी इस तरह से। और आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन पे कुछ प्रोटोकॉल, ये तो ज़्यादा अच्छा नहीं है, ये वाला ठीक है। HTTP, FTP, DNS, MD, टेलनेट एप्लीकेशन लेयर पे, SSL, TLS इस पे, सेशन लेयर पे नेट बायोस, PPTP, ट्रांसपोर्ट लेयर पे TCP, UDP, नेटवर्क लेयर पे IP, ARP, IPsec। ठीक है, काफी कुछ मिल जाएगा आपको, ये और है। जितना ज़्यादा आप निकालोगे ये और आगे और ब्रीफ हो गया। इसलिए PPTP, FDA, डेटा लिंक लेयर पे कर लेंगे इसको। ठीक है, तो 3 बातों का ध्यान रखिएगा बस, लेयर का काम, लेयर का प्रोटोकॉल और लेयर का डिवाइस, 3 चीजें रख लो, काम हो जाएगा। ठीक, अब रही TCP/IP लेयर की, तो उसकी तो जरूरत ही नहीं है। पहले 3 लेयर का उधर कंबाइन कर दो और 2 लेयर का इधर कंबाइन कर दो, नीचे के 2 लेयर एक कर दिए ना उन्होंने। ठीक है, तो इट इज वेरी सिंपल। अब आपको ये समझना है पोर्ट और सॉकेट। पोर्ट क्या होता है? और देखा, कम्युनिकेशन जो होता है ना बिटवीन डिवाइस, ये प्रोटोकॉल का नाम है। यह क्या बात, एक सेकंड देख। हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ 1 मिनट में आ रहा हूँ, जरा कोई आया हुआ है ना। ठीक है।
हेलो हेलो। हाँ जी सर। हाँ हाँ, तो ये तो समझ आ गया होगा सॉकेट। और इसकी बात रही व्हाट इज सॉकेट। देखिएगा HTTP मैं जानता हूँ, HTTPS मैं जानता हूँ, बट सिस्टम नहीं जानता। सिस्टम अंडरस्टैंड नहीं करता नेम को। सिस्टम समझता है बाइनरी और नंबर्स। तो होता क्या है कि जब हम यहां से, ये मेरा लैपटॉप है और ये गूगल का कोई भी सर्वर है, गूगल है या याहू है, कोई भी हो, इससे मतलब नहीं होता, ये वेब सर्वर है। तो वेब सर्वर का जो पोर्ट नंबर होता है कम्युनिकेशन का वो 80 होता है। लिखा है? क्योंकि वेब सर्वर का प्रोटोकॉल मैंने क्या बताया है, HTTP। तो वेब सर्वर नहीं, ये प्रोटोकॉल का पोर्ट है, इस नंबर पे काम करता है। SMTP 25 पे, DNS 50। अब यहाँ पे 80 भी चल रहा है तो वेब सर्वर चल रहा है। यहाँ पे 53 भी रनिंग है तो कौन सी सर्विस रनिंग है? अब जब यूजर यहां से इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलता है और लिखता है www.google.com, आपने एंटर कर दिया, आपने इंटरनेट एक्सप्लोरर खोला है। सबसे बड़ी बात यह है, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर कौन से पोर्ट को हिट करता है आगे जाके? 80 को, क्योंकि उसमें लिख जाता है http:/google। HTTP अपने आप जुड़ गया, तो कौन से प्रोटोकॉल की रिक्वेस्ट हो गई? HTTP का पोर्ट नंबर कितना है? तो वो इस सर्वर के 80 पोर्ट को हिट करता है और 80 नंबर पे क्या चल रहा है? वेब सर्विस। तो आपको क्या मिलती है यहां से? वेब सर्विस मिलती है। समझ रहे नहीं? जब मैं FTP की बात करूंगा तो इस सर्वर का कौन सा पोर्ट हिट होएगा? 21। तो गूगल की वेबसाइट नहीं खुलेगी, वहां से क्या मिलेगा? FTP की सर्विस मिलेगी। जैसे हम रेस्टोरेंट जाते हैं, जिस चीज का नाम लेते हैं वही हमें देता है। ऐसे ही एक सर्वर के ऊपर कई सारी सर्विस चल रही होती है, वहां FTP भी चल रहा है, वहां वेब सर्विस भी चल रही है। लेकिन क्लाइंट की रिक्वेस्ट क्या है? आपके लैपटॉप ने क्या मांगा वहां से? तो लैपटॉप ऑटोमेटिकली वही रिक्वेस्ट को हिट करेगा जो आप उससे जनरेट। तो हमने इसके 80 नंबर को पोर्ट को हिट किया तो वेबसाइट मिलेगी, 21 को हिट किया तो डेस्टिनेशन पोर्ट हो गया। ये क्या हो गया? तो डेस्टिनेशन पोर्ट हमेशा फिक्स होते हैं जिन्हें हम यूज करते हैं, इसलिए ये चीज हमारी इस तरह से काम करती है। अब सॉकेट कैसे बनता है? जैसे इस सर्वर का IP 1.1.1.1 है, ठीक है, उसके आगे कोलन लगेगा 80। तो जब मैं इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलता हूं और उसमें लिखता हूं google.com, तो गूगल का IP प्लस क्या लग जाता है? पोर्ट नंबर 80। तो इसको क्या बोलते हैं? सॉकेट। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ IP एड्रेस एंड ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। समझ रहे नहीं? तो पोर्ट नंबर को हिट होता है हमेशा। प्रोटोकॉल के जो नाम होते हैं वो तो हमारे समझने के लिए, ये HTTP प्रोटोकॉल है, ये DNS है, सिस्टम नहीं समझता। सिस्टम किसको समझ रहा है? पोर्ट। प्रोटोकॉल तो है ही। प्रोटोकॉल तो इसलिए है क्योंकि वेब सर्वर बनेगा तो HTTP चलेगी, जिसके पास HTTP नहीं उसके पास वेब सर्वर नहीं, जिसके पास 53 पोर्ट नहीं उस पर DNS नहीं हो सकता है। तो सिस्टम पे जब तक सर्विस इंस्टॉल नहीं करोगे तो ये पोर्ट, हाँ, अगर तो मैं यहाँ वेब सर्वर बनाता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये कौन सा सर्वर बन गया? HTTP। उसका पोर्ट नंबर क्या हो जाता है? 80। और जब यूजर आता है तो HTTP प्रोटोकॉल को आते हुए क्या किसको हिट मारता है? और वेबसाइट खुल जाती है आपके एंड। तो डेस्टिनेशन से जो भी सर्विस चाहिए होती है, क्लाइंट कंप्यूटर उनके डेस्टिनेशन पोर्ट को हिट, और उसके साथ में IP एड्रेस भी, भाई आपका एड्रेस होना चाहिए, फिर वो पोर्ट नंबर। जैसे रेस्टोरेंट आप जाते हो, पहले एड्रेस पे जाओगे, फिर उस पे जो भी खाना खाना है वही आप सर्विस यूज करोगे। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, हम एक कंप्यूटर के एड्रेस पे जाते हैं और उसके एक पर्टिकुलर पोर्ट को हिट करते हैं और जिससे वो सर्विस हमें मिल जाती है। ठीक है, तो ये क्या है? जस्ट लाइक सॉकेट, और ये इसकी डेफिनेशन। ठीक है पंकज? हेलो। हाँ जी सर, ठीक है। हाँ। अब पोर्ट नंबर कितने होते हैं? जो एप्लीकेशन बनते हैं नेटवर्किंग के, उनके 65,535 पोर्ट हैं, जीरो से। 1024 वेल नोन पोर्ट है। जैसे DNS का क्या है? 53, 1023 के नीचे ही आ रहा है। एक्टिव डायरेक्टरी क्या है? 389,
FTP का क्या है 21, 1000 के अंडर ही आ रहे हैं ना, तो उनको वेल नोन पोर्ट बोलते हैं, नोन एज। और वो किसको असाइन होते हैं स्पेसिफिक, तो सही बात है, वेब सर्वर को 80 दे रखा है, FTP को 21 दे रखा है। तो पोर्ट 3 कैटेगरी के होते हैं, एक होते हैं डायनेमिक पोर्ट, एक होते हैं वेल नोन पोर्ट, एक होते हैं रजिस्टर पोर्ट। रजिस्टर पोर्ट जो ऑलरेडी किसी सर्विस के लिए रजिस्टर है, वेब सर्विस के लिए 80 रजिस्टर पोर्ट है। FTP हमेशा 21 होता है, तो FTP सर्विस के लिए वो हाँ रजिस्टर पोर्ट हो गए। आप अपना एप्लीकेशन बनाओ नेटवर्किंग का, आप भी अपना पोर्ट रजिस्टर करा लो TCP/IP में, आप भी रजिस्टर करा सकते हैं। अगर तो कोई नया एप्लीकेशन, नेटवर्किंग एप्लीकेशन डिजाइन करते हैं, कोई नया सॉफ्टवेयर बनाते हैं नेटवर्किंग का सर्वर बेस पे, तो आप भी करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उसका डॉक्यूमेंटेशन दीजिएगा, उनको रिक्वेस्ट करिएगा, उनको बताइएगा ये हम प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, वो मॉनिटर करेंगे, रजिस्टर करेंगे TCP/IP में, ठीक है। ओके, क्लिक तो हो। अब है IP एड्रेसिंग की बात। किसकी बात है? तो एक सिस्टम के ऊपर हमारे जो एड्रेस होता है, नेटवर्किंग में जो एड्रेस यूज होता है, जैसे मोबाइल नंबर्स हैं तो कॉल आप कर सकते हो, ऐसे ही डेटा ट्रांसफर के लिए ये दो एड्रेस किसी भी कंप्यूटर पे होना जरूरी है, फिजिकल एंड। तो फिजिकल एड्रेस में मैक एड्रेस आता है, हार्ड कोडेड एड्रेस है आपका NIC के अंदर होता है, NIC के अंदर जो चिप होती है मैक एड्रेस उसी के अंदर होता है, और ग्लोबली यूनिक होता है। जो लैन कार्ड जब कंपनी बनाती है, NIC कार्ड बनाती है नेटवर्किंग के लिए, जो सिस्टम में लगता है, वाईफाई लैन कार्ड हो चाहे वायरलेस वायर्ड हो, सभी को NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बोला जाता है, और उसके अंदर ये मैक एड्रेस होता है, जिसको हम किसकी कैटेगरी में बोलते हैं? फिजिकल एड्रेस की कैटेगरी में मैक एड्रेस, ठीक है। मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, ठीक है, क्लियर। हार्ड कोडेड है, चेंज नहीं होता है। जो लॉजिकल एड्रेस होता है वो IP बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? IP एड्रेस। IP एड्रेस जो होता है वो लॉजिकल होता है, आप उसे चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, और हर कंपनी का अपने हिसाब से। तो डिवाइस को दो एड्रेस की जरूरत है। अगर जो मेरा कंप्यूटर नेटवर्किंग करना चाहता है तो एक हार्डवेयर जो उसका फिजिकल एड्रेस है वो मुझे नहीं डालना, वो हार्ड कोडेड एड्रेस है, ऑलरेडी है डिवाइस के अंदर। दूसरा जो है वो IP एड्रेस है, ये मुझे कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, एक नंबर। तो एवरी डिवाइस, अगर जो एनी डिवाइस कोई भी कम्युनिकेशन चाहती है तो इसे दो एड्रेस बेसिक लेवल पे जरूरत है, होने चाहिए, अदरवाइज आपकी नेटवर्किंग काम नहीं। क्योंकि जब डेटा ट्रांसफर होता है कोई डेस्टिनेशन तो होनी चाहिए। भाई आप एक लेटर लिख रहे हो, अगर जो उसकी कोई डेस्टिनेशन नहीं है, कोई एड्रेस नहीं है जहां जाना है, या एड्रेस एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो पहुंच पाएगा वो? तो ऐसे ही कंप्यूटर्स जब या डिवाइसेस जब डेटा ट्रांसफर करती हैं, तो ऐसे केसेस में उन्हें एड्रेसेस की जरूरत होती है। जो उधर हम OSI लेयर में पढ़ रहे थे ना, एड्रेस डलेगा, एड्रेस स्कीम वगैरह, सोर्स डेस्टिनेशन डिफाइन होंगे। तो सोर्स डेस्टिनेशन डिफाइन तो तब करेगा जब उसके पास होगा कोई डिटेल। मेरे पास जब दूसरे डिवाइस का एड्रेस ही नहीं है तो स्विच लर्न करता है, इसको स्विच पता कर लेता है। क्योंकि आपकी होता क्या है, एक कंप्यूटर है, दूसरा कंप्यूटर है, बीच में क्या लगेगा? स्विच। यही है ना, ये इससे कनेक्ट हो गया, इससे कनेक्ट। अब ये कंप्यूटर कह रहा है कि 1.2 को डेटा भेजूंगा, और मैं कौन हूं? 1.1। तो स्विच इससे पूछता है तुम कौन हो और तुम्हें कहाँ जाना है, कहाँ भेज रहे हो डेटा। तो जब ये कंप्यूटर डेटा ट्रांसफर करता है तो ये स्विच से रिक्वेस्ट करता है, और उधर ARP और RARP प्रोटोकॉल पढ़ा रहा था मैंने, डेटा लिंक लेयर पे। स्विच ब्रॉडकास्ट करेगा और सबके बारे में जान लेगा मुझसे कोई कौन कौन सी डिवाइसेस कनेक्ट है। तो इस स्विच को टेबल बनाता है, ये स्विच एक टेबल बनाता है जिसमें लिखता है एक सिस्टम है जिसका IP एड्रेस 1.1 है और उसका मैक एड्रेस ये है। लर्न कर लेता है, ये क्या करता है? स्विच की कैपेबिलिटी है लर्निंग करना।
जो भी डिवाइस उससे कनेक्ट होती है उनको वो लर्न करता है और लर्न करके सारी डिटेल ले लेता है, या तो डेटा ट्रांसफर के टाइम या डिवाइस कनेक्ट होने के टाइम। तो ये मैक टेबल बनती है। कौन सी टेबल बनती है? एक मैक टेबल में एंट्री करेगा, मेरे पास एक 1.2 पीसी है जिसका मैक एड्रेस ये है, तो स्विच को पता है ना, और जब ये डेटा ट्रांसफर करेगा तो स्विच से पूछ लेगा और पता लगा लेगा कि अच्छा 1.2। अगर जो 1.2 एग्जिस्ट नहीं करता तो डेटा डिस्कार्ड हो जाएगा, क्योंकि डेस्टिनेशन की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। क्लियर? तो ऐसे ही ये दोनों एड्रेसेस जब डेटा ट्रांसफर होता है, समझ रहे नहीं, तो इन्हीं के बेसिस पे चलेगा आपका। तो सिस्टम के अंदर हमें अब जो आईपी एड्रेस होता है वो 32 बिट का होता है, डेसिमल फॉर्मेट में आप डालते हैं, लेकिन बैक एंड पे वो बाइनरी में ही काम करता है। मैक एड्रेस 48 बिट का होता है, 48 बिट का 0 एंड 1 में, और ये आपका क्या रहता है, हेक्साडेसिमल में रहता है। मतलब लैंग्वेज जो यूज की जाती है इसका ऐसा होता है 3A:0C ऐसे रहता है, हेक्साडेसिमल सुना दिखा देंगे अभी। और ये जो होता है ये रहता है 192.168.1. ये इस फॉर्मेट में, तो इसको डॉटेड डेसिमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो ये 192 क्या हो गया, डेसिमल हो गया, डॉट से डिवाइड कर रहे हैं तो डॉटेड डेसिमल, और इसको हेक्सा। डिवाइड इनटू 6 ब्लॉक, डिवाइड इनटू हर एक कितने डॉट हो गए, एक ब्लॉक ये, एक ब्लॉक ये, एक ब्लॉक ये, 4 ब्लॉक में डिवाइडेड है, 6 ब्लॉक में डिवाइडेड है। ये 8 बिट होते हैं एक ब्लॉक में, इसमें भी तो 8 6 48 बिट, 8 4, ठीक है। फिक्स्ड है तो मैं बता ही चुका हूं। वेरिएबल है, और ये मैं लिख सकता हूं 192.168.1.1, 2 हटा करके उसका दूसरा एड्रेस डाल सकता हूं, ठीक है। क्लियर? चेंजेबल है, वेरिएबल का मतलब चेंजेबल है, चेंजेबल, हाँ ठीक है। वैसे मैं इसका चेंज कर सकता हूं, लेकिन सॉफ्टवेयर बेस पे, चिप के अंदर में चेंज, ठीक है। तो टेम्पररी बेस आप चेंज अटैकर कर लेते हैं एक अल्टरनेट एड्रेस शो करके, तो वो हमारा कंसर्न है। मतलब टेक्निकली अगर जो देखा जाए, एक नॉर्मल पर्सन से पूछा है कि मैक एड्रेस चेंज कर सकते हो, नो। ठीक है, अब थोड़ा हार्ड सेक्शन शुरू होगा इसके अंदर। अभी तक तो ऐसा था कि जो थ्योरी चल रही थी वो सिंपल वे में थी और फिक्स थी, उसमें कोई हमारा नहीं है। अब थोड़ा सा ये आईपी एड्रेसिंग हार्ड होने वाला है। हाँ, ये सिस्टम में हमें एड्रेस डालना पड़ेगा। आईपी एड्रेसिंग जो काम करेगी, आईपी एड्रेस डिवाइस के अंदर डालना पड़ेगा। जैसे 2 कंप्यूटर हमें, तो दोनों के अंदर डालना पड़ेगा, ठीक है। हमारा मोबाइल भी आईपी एड्रेस रखता है, लेकिन हमारा आईपी एड्रेस वाईफाई से ले लेता है, तो हमें डालने की जरूरत, हमारा सिस्टम भी ले सकता है, बट मैनुअल भी है आईपी, चाहे वो मैनुअल डाला जाए और चाहे वो कहीं और से हो जाए। ठीक है, टाइम क्या हुआ है उसके बेसिस पे देखते हैं, कितना बजा हो गया अभी। ठीक, हाँ हाँ 3 ही बजने वाले ना। हाँ पंकज, हेलो, हाँ जी सर। कंटिन्यू रखें? बहुत है सर। हाँ 1 घंटा लूंगा फिर मैं, ठीक है। नहीं बहुत है। क्या कह रहे हैं? नहीं अभी नहीं सर, बहुत है इतना आज के लिए। अच्छा ये कह रहे हो, नहीं करे हो, है ना। हाँ जी। हाँ, क्योंकि आईपी एड्रेस एक पार्ट है और वो पूरा ही कंप्लीट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसमें एक लाइन पढ़ा दी छोड़ दिया जाए, सबनेटिंग प्रोसेस चलेगा, आईपी एड्रेसिंग समझाई जाएगी, तो वो 2 मिनट में बंद नहीं हो सकती है, 10 मिनट में, उसका कोई फायदा नहीं होगा, कल रिपीट ही करना पड़ेगा। नहीं, हाँ जी कल कर लेते टॉपिक हैं। क्या मतलब पर्टिकुलर, और इसमें कल का पूरा समय 1.5 घंटा इसी में खत्म होना है आपका, ये भी ध्यान ठीक है रखिए, ठीक है। ठीक है। कि समझ में आता नहीं किसी को एक बार में, ये लॉजिकल कॉन्सेप्ट है, बहुत कैलकुलेशन है, तो कल करते हैं इसको, ठीक है। ठीक है सर। ओके। सेम टाइम, रिकॉर्डिंग हो गई है, एक बार रिपीट कर लेंगे।